हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 से लेकर 6 अक्टूबर तक सीपीओ का एग्ज़ाम है और आज 3 सितंबर है, तो आज से आपके पास सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। लास्ट के इस एक महीने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कितने मॉक देने हैं, कब देने हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है, किस तरीके से एक महीने में आपको अपना रिवीजन करना है, क्या क्या कंटेंट यूज़ करना है। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर एक डर पैदा कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो हमारे अंदर एक फ़ियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर ऑलरेडी कम भी आ रहा होगा, तो उनके अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उन्हें लगता है कि मुझे स्विच कर देना चाहिए क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर का हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मन में डाउट आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं, और सोचने सोचने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी अंदर आ जाती है और फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर उन्हें लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी के साथ होती है मोस्टली, तो इन सभी का सॉल्यूशन होगा। साथ के साथ लास्ट मंथ की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, 21 डे चैलेंज रहेगा जिन्होंने भी 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो की है। जिस तरीके से हमने सीजीएल में 150 प्लस का स्कोर टारगेट अचीव किया था, उसी तरीके से हम सीपीओ में भी 150 प्लस का स्कोर अचीव करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो की है, ठीक है, अच्छे से अपने टारगेट कंप्लीट किए हैं, उनको टेलीग्राम चैनल पर 21 डे का चैलेंज पूरा टारगेट दिया जाएगा। आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़े होंगे, उनके लिए भी बताऊंगा कि आप खुद से भी अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जो भी बातें होंगी सभी प्रैक्टिकल होंगी, दिल से होंगी, हर एक चीज़ आपसे कनेक्ट करके चलूँगा क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है। तो जो भी प्रॉब्लम मुझे मतलब फेस करने को मिली, एक एक चीज़ आपसे कनेक्ट करके चलूँगा, ठीक है। तो आपको पता है 3 से लेकर 6 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम है। तो 21 डे चैलेंज मतलब कि आपको 4 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है, 21 दिन के अंदर। 4 सितंबर मतलब मंडे से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि कल से, और फिर उसके बाद यानी 25 से लेकर 1 अक्टूबर यानी कि लास्ट का एक हफ्ता, यहाँ पे आपके स्टेटस आउट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम इस तारीख में है, ठीक है, इस वाली शिफ्ट में, यानी 9 बजे से लेकर 11 बजे की शिफ्ट में, या जो भी आपकी शिफ्ट है। फिर आपको जो मॉक देने हैं वो इसी शिफ्ट में देने पड़ेंगे। यानी अभी तक जब हम 21 डे के चैलेंज में मॉक देंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, सुबह शाम कभी भी। पर उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड यानी कि एक तरीके से स्टेटस आउट होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम इस वाली शिफ्ट में, तो आपको सेम उसी शिफ्ट में वो आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो लास्ट का एक हफ़्ता अलग तरीके से आपको पढ़ना है, ये अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको अपने चैलेंज कंप्लीट करने हैं, टारगेट होने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला स्लाइड, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो ये ब्लू वैन डायग्राम तो सभी ने पढ़ा होगा, आई होप सभी समझ पाएंगे इस चीज़ को ध्यान से। ये जो ब्लू वाला सर्किल है ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, ये है आपका कंटेंट, जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपकी नॉलेज है। एक स्टूडेंट है जिन्होंने इतना सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास नॉलेज तो है पर वो एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पा रहा, सिर्फ कम से कम 30% ही यूज़ कर पा रहा है, उसका स्कोर नहीं आ रहा, उसका स्कोर सिर्फ यही है 80 से लेकर 100 के बीच, ठीक है, वो फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो फालतू की चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी उसके पास नॉलेज है वो एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पा रहा। दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, उसको पता है कि ये कंटेंट पढ़ने हैं, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, अलग अलग मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चंस करे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो कम से कम 80% कवर कर पा रहा है, ठीक है, ये भी बेस्ट है, इसे कहते हैं मेहनती स्टूडेंट। एक होता है स्मार्ट वर्क करने वाला, वो होता है ये वाला स्टूडेंट, उसने लिमिटेड ही पढ़ा है पर लिमिटेड में भी वो अपना स्कोर अच्छा खासा कर पा रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है उसके पास नॉलेज भी कम है और वो एग्ज़ाम में भी मतलब भाग रहा है, एग्ज़ाम से दूर भाग रहा है, उसे पता ही नहीं है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बस वो है कि लिमिटेड उसने कोर्स लिया है कोई, उसको बस पढ़ रहा है, कभी भी मॉक नहीं दे रहा, ठीक है, मॉक से दूर भाग रहा है, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो आपको देखो किस कैटेगरी में आना है। अगर आप मेहनती हो तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हो, अगर आपने 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो की है तो आप इस कैटेगरी में। आपको मैंने वही चीज़ें बताई हैं उसमें कि कम समय में किस तरीके से ज़्यादा स्कोर बूस्ट करना है, ठीक है। कोई भी फालतू की चीज़ें ऐसी नहीं थी 90 डेज टारगेट सीरीज़ में जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थी। इसके अलावा अगर आप इस कैटेगरी में आपका स्कोर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मैंने जीके में बहुत चीज़ें पढ़ ली, मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे तो आपका पॉलिटी में 100% स्कोर आ जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखा दूंगा मैं यहाँ पे जो आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से भी बाहर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैं तो सीडीएस एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, ठीक है। पर फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी तभी आपका स्कोर ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी लास्ट वाला ये वाला वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, पर ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि जितना भी आपने पढ़ा है वो सभी का सभी आप कवर कर पाओ, यानी कि 100%, ठीक है।
तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको किस कैटेगरी में आना है, आपको सिर्फ 2 कैटेगरी में आना है, एक ये और एक ये। 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो किए तो आप इस कैटेगरी में, अगर आपने मेहनत की है तो इस कैटेगरी में, ठीक है। अगर मॉक नहीं दे रहे, जिन्होंने अभी तक मॉक नहीं दिया, तो ये समझ लेना आपको अभी यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में कब क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मॉक से ही पता चलती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्कोर तो मॉक से ही बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आगे समझ में। अब बात करते हैं 21 डे के चैलेंज के टाइम टेबल की। तो 21 दिन का जो चैलेंज होगा वो 10 घंटे कम से कम आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये 10 घंटे का जो टाइम टेबल होगा वो सबका अलग अलग रूटीन होगा, ठीक है। गर्ल्स का अलग होगा, बॉयज़ का अलग होगा, जो गांव के लड़के हैं उनका अलग होगा, जो जॉब कर रहे हैं उनका अलग होगा। उनके पास 4 घंटे हैं तो उनको 4 घंटे के अंदर ही यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी का टाइम टेबल फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे एक मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अब इसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मतलब टारगेट यहाँ पे सेट किया है कि आपको डेली मैथ के 50 क्वेश्चन करने हैं और डेली एक मॉक देना है। तो 90 डेज टारगेट सीरीज़ में हमने 2022 के सभी मॉक दिए थे, इसके अलावा 2020 के भी कुछ सॉल्व किए थे। तो आपको यहाँ पर 2019 के मॉक सॉल्व करने हैं, यानी सीपीओ के टेक्स्ट बुक से, ठीक है। एक मॉक टेस्ट जब सॉल्व करोगे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अलग अलग वेराइटी से। जब उसका आप एनालिसिस करोगे, चलो मैं बात आगे करूँगा जब मैथ का सेक्शन बताऊँगा। कुल मिला के बात ये है कि डेली आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, एक मॉक देना है 3 घंटे के अंदर, ठीक है। अभी 3 घंटे के अंदर का मतलब ये नहीं है इसमें 3.25 घंटे भी हो सकते हैं, 2.25 घंटे भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर मैथ में 45 प्लस आ रहा है, तो शायद वो मॉक ही दे डायरेक्ट और थोड़ा बहुत टाइम एनालिसिस करने के बाद जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको दें। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे 3 घंटे लिखे हैं तो 3 घंटे ही दें। जिनका जो स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको कम टाइम भी दे सकते हैं। जो आपका वीक एरिया है उस पर आपको टाइम ज़्यादा देना है, क्लियर। इसके अलावा जो 21 डे का ये जो चैलेंज होगा, इसमें साथ के साथ रिवीजन करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी, कुछ भी चीज़, ठीक है। जो आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। इसके अलावा रीजनिंग में आपको डेली 30 क्वेश्चन करने हैं और एक मॉक देना है, यानी हफ्ते में 5 दिन का टारगेट रहेगा, वो बताऊंगा मैं आगे। जीके में आपको डेली रिवीजन करना है, 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सब्जेक्ट टाइप। जैसे कि मान लो आज आपने पॉलिटी का रिवीजन किया, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये आपने सभी चीज़ें पढ़ी, फिर इसके आपने 50 क्वेश्चन किए, ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर और स्टैटिक्स के आपको डेली रिवीजन करने हैं टॉपिक वाइज। जैसे करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं स्टैटिक टॉपिक में आ जाते हैं, टेम्पल्स हो गए, डांस हो गए, ये आपको स्टैटिक के टॉपिक बार बार रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार स्टैटिक के टॉपिक पढ़ लिए, डांस पढ़ लिए तो आपको याद हो जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये अवार्ड पूछे जाते हैं किस डेट में मतलब दिए गए थे, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको याद नहीं होंगे, पढ़े होंगे पर याद नहीं होंगे एकदम एग्जैक्ट डेट। तो ये बार बार रिवीजन करना पड़ता है और यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बार बार, पर आपको लगेगा मैंने ये पढ़ा था पर मैं ऑप्शन टिक गलत करके आ गया, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ 90% पे फोकस करना है, 100% पे फोकस नहीं करना। ऐसा मत सोचना कि मैं सब कुछ पढ़ के जाऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आ जाएगा। स्कोर अच्छा तभी आएगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे, उसका एनालिसिस अच्छे से करोगे और वीक एरियाज़ पे आपका फोकस रहेगा। इंग्लिश में आपको वोकैब रिवाइज करनी है डेली, उसी के साथ जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, ठीक है। मैंने कहा था 90 डेज टारगेट सीरीज़ में जब आपने एक बार अपनी बुक पढ़ी होगी, जैसे प्लेन टू पैरामाउंट यानी नीतू मैम की बुक, या जो भी आपके नोट्स हैं, आपको क्या करना है, कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो आप बार बार भूल रहे थे, ठीक है। जैसे कि नो सूनर के बाद देन आता है, हार्डली स्कार्सली के बाद वैन आता है, इसके अलावा डाउट के बाद वेदर आता है, डेट आता है। तो बहुत सी सिचुएशन ऐसे हैं, बहुत से टाइप्स ऐसे हैं जो आप मतलब रूल्स जो आप बार बार भूलते हो, ठीक है। नॉर्मल ये तो सभी को याद है, नो सूनर के बाद देन आता है, पर कुछ रूल ऐसे जैसे सो के बाद एज कब आता है, ठीक है, एज के बाद एज कब आता है, ये नेगेटिव आता है, मतलब भूल जाते हैं, जिनका यूज़ कम होता है एग्जाम में, ठीक है। तो वही रूल्स आपको वहाँ पे अपने पेज में A4 साइज़ के पेज में लिखने हैं, यानी 10 से 15 पेज के बीच में ही आपको अपने जितने भी ग्रामर के रूल हैं जो आप बार बार भूल रहे हो वो आपको लिखने हैं। सिर्फ वो 15 पन्ने ही आपको पढ़ के जाने एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़ के जाओगे, क्लियर। इसी तरीके से आपको वोकैब भी वही रिवाइज करनी है जो भी आपने अभी तक 90 डेज टारगेट सीरीज़ में, यानी जब भी आपने अभी तक पढ़ा है 3 महीने में या 4 महीने में, जब तक आपने पढ़ा है तो आपने कुछ ना कुछ वोकैब टिक भी की होंगी कि आप ये बार बार भूल रहे थे वोकैब। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने के अंदर आप 4-5 हज़ार वोकैब याद कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो वही रिवाइज करनी है जो आपने पढ़ी हैं, जो आप बार बार भूल रहे हो, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी बताऊँगा। एक मॉक देना है डेली, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि RC, पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये आपको सोल्व करने हैं। इसके अलावा जब आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा गलती कर रहा हूँ एरर में, तो आपको टॉपिक वाइज पिनेकल या किरण वहाँ से आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे और लास्ट के एक मतलब कि जब इसमें से मैं बताऊँगा अभी आगे
मतलब हफ्ते में आपको 3 फुल मॉक भी देने हैं, फिर उसका एनालिसिस भी करना है, उसमें भी आपको 3 घंटे लग जाएंगे, यानी 2 घंटे तो आपको मॉक देने में लगेंगे, 1 घंटा उसका एनालिसिस। तो कुल मिला के ये 3 घंटे मतलब 10 घंटे का ये आपका टाइम टेबल है। किस तरीके से मैनेज करना है ये मैं बताऊँगा, तो बस आप एक आइडिया ले सकते हो, इस तरीके से आपको डेली ये टाइम टेबल फॉलो करना है। क्लियर। अब बात करते हैं गैप एनालिसिस का। सबका गैप अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आपको ये स्कोर बूस्ट करना है। जैसे मान लो आज आपका स्कोर 120 आ रहा है, तो लास्ट के 1 महीने में आपका टारगेट ये होगा कि मुझे 140 करना है। किसी का स्कोर 130 होगा, उसका टारगेट होगा कि मुझे 160 करना है। ठीक है, ये हर एक चीज़ पॉसिबल है। जो जितनी मेहनत करेगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन में करेगा, उसका उतना स्कोर बूस्ट होगा, और मैंने खुद किया है। ठीक है, अब मैं बताऊँ आपको, जब मैं CDS का एग्ज़ाम देकर आया था सितंबर 4 में, ठीक है, 2022 की बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद कुछ दिन तो सिर्फ ऐसे ही टाइम चला गया। ठीक, मतलब कि सिर्फ यही सोच, मतलब एयरफोर्स का मैं वो भी देकर आया था उस टाइम पे मेडिकल, तो काफ़ी चीज़ें यही सोचने में लगा कि यार ये वाली ज्वाइन करनी है या ये, फिर सोचा कि CPO का भी देना है। ठीक है, पहली बार मेरा एग्ज़ाम था, CPO को कोई टारगेट नहीं था ऐसा कि मुझे CPO में जाना है, ठीक है, दिल्ली पुलिस चाहिए या ये चाहिए, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। तो उसके बाद सिर्फ कम से कम 15-20 दिन सोचने में चला गया ऐसे ही, और मेरे पास 1 से 1.5 महीना बचा। ठीक है, 1 से 1.5 महीने जब मैंने मॉक दिया पहला, तो 110 नंबर आ रहे थे मेरे CPO में। मैंने एनालिसिस किया, पहली बात, सबसे ज़्यादा मैं एनालिसिस करता था, फिर देखता था मेरा वीक एरिया क्या है, और दूसरी बात, हर एक चीज़ मैंने पढ़ी थी पहले से ही। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, मेरा स्कोर बूस्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से ही कैट की बुक जो होती है अरुण शर्मा की, वो पढ़ी हुई थी। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें, मतलब लक्ष्मीकांत की पॉलिटी और इंग्लिश तो मैं क्लास 12 के बाद से ही NDA के लिए, एयरफोर्स के लिए सभी मतलब कंप्लीट कर चुका था। तो इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने में मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मेरा 1 महीने में एकदम से स्कोर बूस्ट हो गया। ठीक है, वो हुआ था मेरी पिछली मेहनत की वजह से। तो आपने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो मेरा 110 स्कोर था, मैंने 1.5 महीने में, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ नवंबर में, 145 के आसपास स्कोर आया। फिर उसके 1 महीने बाद ही आपको पता है CGL का, यानी दिसंबर में हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसमें मेरे 164 आए, यानी मैंने हर 1 महीने में अपना स्कोर बूस्ट किया। वो किस वजह से किया, वो मैंने एनालिसिस और गैप एनालिसिस किया था, किस तरीके से मुझे बूस्ट करना है, किस तरीके से किस एरिया पे फोकस करना है, वो मैंने किया था। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मॉक के स्कोर नहीं थे, ये रियल स्कोर हैं। ठीक है, तो रियल में अचीवमेंट की है ये मैंने। तो आपको देखो करना क्या है, जो भी आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस है, और आपका एक एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस भी होगा, यानी जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मेरा कम से कम, चलो सबका अलग अलग है, सबकी कैटेगरी अलग है। कोई सोच रहा होगा मुझे 140 मिल जाएंगे, मैं SC से हूँ या ST से हूँ, तो भी मुझे दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जनरल से, वो सोच रहे होंगे मुझे 160 लेकर आना है। तो सबका अलग अलग एक्सपेक्टेड लेवल है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने गैप के अकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं है किसी का 100 आ रहा है वो सोचने लगे कि 1 महीने में 160 आ जाए। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत स्कोर 20 से 30 स्कोर जरूर इंक्रीज़ हो जाएगा, जितनी मेहनत करोगे और जितना सही डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरा स्कोर आ कितना रहा है और किस एरिया में अपना स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो आपको पता है यार मेरा मैथ तो बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें मेरा स्कोर 30 आ रहा है। ठीक है, पर मैं इंग्लिश में अपना स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ, मैं रीजनिंग में मेरे 30 नंबर आ रहे हैं। जैसे मान लो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर रीजनिंग में भी 30-35 आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है, अगर आपको CPO का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो रीजनिंग इतना ईजी सब्जेक्ट है, सभी के उसमें 45+ आने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में 1 महीने के अंदर चाहे आपका स्कोर 25 भी आ रहा है ना, तो भी आप 45+ ला सकते हो, राइट डायरेक्शन में मॉक प्रैक्टिस करके। जो भी आपका वीक चैप्टर है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो मिसिंग नंबर सीरीज़, ये जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एनालॉजी वाले जो नंबर होते हैं 3, 6, ये। ठीक है, काफ़ी ये जो चैप्टर हैं इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आपको पता है इन चैप्टर्स में दिक्कत होती है, तो आपको यही फोकस करने हैं। ठीक है, वो बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी देखते हैं करना किस तरीके से, एक एक चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आप ये देख सकते हैं 2020 का वेटेज, ये मैंने RB चैनल से लिया है, थैंक्स फॉर हिम। और ये 2022 का है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसे चैप्टर बता दो जिसमें से ज़्यादा नंबर का आता हो, मैं उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ये भी पूछते हैं कि अरिथमेटिक ज़्यादा आती है या एडवांस ज़्यादा आती है। आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा पोर्शन है। अगर मैं कहूँ कि एडवांस मैथ ज़्यादा आती है, आपको पता चल गया कि मेरा तो एडवांस वीक है, फिर क्या करोगे? 1 महीने में सुधर थोड़ी जाएगी। आपको फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करना है। आपको ये देखना है कि मेरा परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं परसेंटेज पढ़ूंगा। मेरा पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं वो पढ़ूंगा। आपको पता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं आती, मैंने 10 बार पढ़ ली, मेरे समझ में नहीं आ रही, तो आप उस पर फोकस क्यों करोगे? क्लियर। आपको पता है मेंसुरेशन मुझे नहीं आती, तो आप उस पर फोकस क्यों करोगे? क्योंकि लास्ट का 1 महीना है। आपको फोकस उसी चीज़ पे करना है जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में आप कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको मॉक देने हैं। मॉक देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे इस चैप्टर से नंबर नहीं कट रहे, और ये वाले जो चैप्टर हैं इनसे मेरे नंबर कट रहे हैं। क्या मैं इन चैप्टर को सुधार सकता हूँ? इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, तो मैं इनको सुधार सकता हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ आपको करनी है। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना कि कोई मुझे ये बता दे कि इसमें से ज़्यादा नंबर का आता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं
जैसा कि आप देख सकते हैं ज्योमेट्री में यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे और यहाँ पे ज्योमेट्री में 4 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है आपको कि कभी कम कभी ज़्यादा ही आ सकते हैं, पर हाँ यहाँ पे ये फिक्स है कि 9 क्वेश्चन हमेशा डाटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। ठीक है, डीआई से। तो आपको ये ज़रूर करना है कि डीआई सबको फोकस करना है। और यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब बहुत लोगों के गलत होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% भी फोकस करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन होते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, या कई बार एवरेज से क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी, उसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब मीन मोड वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो कर सकते हो तो करने हैं। तो कुल मिला के बात यही है, आपको फोकस उस पर करना है जो आपकी स्ट्रेंथ है, प्लस जो आपको पता चल रहा है कि ये मेरा वीक है पर इसको मैं सुधार सकता हूँ। क्लियर, इतनी बात आ गई होगी सभी की समझ में। अब ये देखना है आपको डेली रूटीन फॉलो किस तरीके से करना है। देखो डेली रूटीन चाहे किसी का सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, अब लास्ट के 1 महीने में सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं सकते। ठीक है, जिसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है उसको भी डेली सेक्शनल मॉक देना है, चाहे स्कोर 20 आए या 25 आए या 40 आए। ठीक है, आपको सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर। जिन्होंने 2022 के नहीं दिए, सबसे पहले आपको 2022 के देने हैं, फिर 2019 के देने हैं, 2020 के मत देना। क्लियर, 2019 के थोड़े हार्ड हैं मॉक, वो जरूर देने हैं। 2022 का एक ट्रेंड पता चल जाएगा करंट में क्या चल रहा है, पर 2019 के भी जरूर देने हैं। जिन्होंने 2020 मतलब 22 के हमने कंप्लीट कर लिए 90 डेज टारगेट सीरीज़ में, आपको डायरेक्ट 2019 के देने हैं। टोटल 19 एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 19 सेट हो गए, तो एक हफ्ते में आपको 5 मॉक देने हैं, तो 3 हफ्ते का ये चैलेंज है, तो यानी 15 मॉक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं। जब मॉक दोगे तो उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, आपको ये देखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, माइनर मिस्टेक, चाहे कैलकुलेशन से हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है, चाहे उसमें जैसे मान लो रेडियस पूछी, मतलब सॉरी डायमीटर पूछा, आपने रेडियस निकाला 2 आ गया, आपने जल्दी से टिक कर दिया, पता चला डायमीटर वहाँ पे मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट था, या सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना था वो नहीं किया। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो माइनर सिली मिस्टेक होती हैं, उनसे भी आपको बचना है। वो बचा तब जाएगा जब आप मॉक प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, एनालिसिस करोगे, फिर आप देखोगे मैं गलती क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका अगर स्कोर डाउन आ रहा है तो आपको कुछ चीज़ें आती नहीं है, कई बार ऐसा होता है आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, अपने वीक टॉपिक को पहचानना है और उन पर काम करना है। ठीक है, अब काम कैसे करना है, आपने मॉक दिया, आपको पता चला कि यार प्रॉफिट एंड लॉस तो मुझे आता है, पर इसके कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है कि ये वाले क्वेश्चन है ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको वहीं से डायरेक्ट सीपीओ वेरियर की एक मतलब पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें कि 2018 से 2022 तक के सीपीओ के क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको सोल्व करने हैं। आपको डायरेक्ट देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के स्पेशल क्वेश्चन गलत हुए, तो वहाँ से आपको 2018 से 2022 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन आता है तभी, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, जो क्वेश्चन आता है उसको भी सोल्व कर रहे हो, आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 5 मॉक देने हैं एक हफ्ते में, और 2 दिन जो बचेंगे, 2 दिन कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, वो संडे तो होगा एक। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि लगातार आप 5 मॉक दे रहे हो, 3 मॉक दिए, फिर चौथे दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बाकी ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो खुद का टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं, जिनको मतलब टाइम टेबल नहीं बनाना, जिनको सिर्फ 90 डेज टारगेट सीरीज जिन्होंने कंप्लीट किया है, उनको सिर्फ 21 डे का चैलेंज हमारे जो टारगेट मैं दूंगा डेली वहाँ से फॉलो करने, तो उनको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। उनको बस सिर्फ टेंशन ये लेनी है कि जो आज टारगेट दिया जाएगा वो कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 2 दिन का रिवीजन करना है। 2 दिन के रिवीजन में करना क्या है, बात करते हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में सिर्फ आपको फॉर्मूला ही रिवाइज करने हैं, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसे टाइप्स नहीं है अलग अलग जो आप रिवाइज करोगे, इसमें आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के इतने अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूले हैं वो आपको पता होनी चाहिए, थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट और क्यूब और स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपने ये याद नहीं करे तो आपके मतलब ट्रिक वगैरह आती होगी। ठीक है, मेरी तो देखो मैंने तो ये क्यूब और स्क्वायर कभी याद नहीं किए। ठीक है, स्क्वायर तो हालांकि थोड़े बहुत मतलब 25 तक याद थे पहले से ही, पर मैंने ऐसा नहीं है कि क्यूब वगैरह याद किए, क्योंकि स्पीड सही थी, प्रैक्टिस ज़्यादा थी, तो इतना टाइम मिल जाता था कि 28 का अगर क्यूब भी करना है तो 28 का स्क्वायर करने के बाद फिर 28 की मल्टीप्लाई में कर देता, इतना टाइम मिल जाता था। तो सबका अलग अलग है, पर लास्ट टाइम पे अगर मैं कहूँ कि अगर आपने याद नहीं किए तो आप क्यूब और स्क्वायर भी याद करो, तो मेरे हिसाब से कोई याद नहीं कर पाएगा, इतना टाइम अलग अलग नहीं दे पाओगे। वो तो कहने वाली बात है, बताने को तो कुछ भी बता दो। और इसके अलावा ये तो हो गया फॉर्मूला जो रिवाइज करने हैं एडवांस के, और अरिथमेटिक के आपको टाइप रिवाइज करने हैं। ठीक, अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपको खुद पता चल जाएगा जब आप मॉक दोगे कि मुझे इस चैप्टर में इस वाले टाइप में दिक्कत आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं सिंपल तो कर लेता हूँ, पर जब 3 साल का जो बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, या 3 साल का या 2.5 साल का जो हाफ ईयर आते हैं, या 2 साल 1/6 इस तरीके से आता है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आपको पता चल गया, तो आपको इसी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है फिर दोबारा से आपको पता चला ये क्वेश्चन गलत हो गया सीआई का, तो आपने फिर दोबारा से 100 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए मतलब सीआई के। ये सब गलती नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, फोकस करना है जो गलती हो रही है उसको सुधारने पे। ठीक है, इतनी चीज़ें आ रही होंगी समझ में। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं। देखो सीपीओ 2022 और सीपीओ
2020। 2020 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेल्ट, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ट, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब 5-5 नंबर के आते थे। पर 2022 में क्या हुआ, ये चीज़ें बदल गई। यानी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ, ईडियम फ्रेज 9 नंबर के आए, ठीक है। 2020 में देखो वोकैब 25 नंबर के आई, कॉम्प्रिहेंशन 10 और ग्रामर 15। पर 2022 में क्या हुआ, वोकैब अकेली 32 नंबर की आई, कॉम्प्रिहेंशन सेम था पर ग्रामर की वेटेज कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादातर जो फोकस करना है वो रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और साथ के साथ वोकैब पे करना है, और वोकैब आपको प्रीवियस ईयर ही याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप मॉक देते हो, ठीक है, मॉक में जो भी नहीं मिलते हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ याद कर लोगे कम टाइम में, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब करना क्या है इसके लिए 3 घंटे का टाइम टेबल क्या होगा वो देखते हैं। एक सेक्शनल प्रीवियस ईयर मॉक देना है, जैसे आपने मैथ का दिया था टेक्स्ट बुक पर, इसको भी आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। इसका एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरी ग्रामर तो ठीक है, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी ग्रामर ठीक है, उसमें से एक आध कभी क्वेश्चन गलत होता है, पर वोकैब में मेरे हर बार क्वेश्चन गलत होते हैं। और ज़्यादातर बताऊँ मैं प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी बताता हूँ। फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आएगी, ठीक है, फिलअप में वोकैब से रिलेटेड फिलअप आते हैं, वहाँ दिक्कत आएगी, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो कम ईजी है, फिर भी थीम पूछी जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब थीम के अलावा टॉपिक सजेस्ट करने के लिए आता है, मतलब कि ये बताओ ये किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, आपको एक टॉपिक बताना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ग्रामर में जिसकी ग्रामर वीक है तो वो तो वीक ही है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पोर्शन में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला कि यार मेरे क्लोज टेस्ट 5 में से 3 गलत जाते हैं। तो आपको जब पता चल गया तो आपको क्या करना है, पिनेकल या किरण जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बुक होगी। एमबी पब्लिकेशन यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में सेट है और सेट आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। और पिनेकल और किरण का क्या फ़ायदा है, पिनेकल और किरण का ये फ़ायदा है, जैसे आपको पता चला कि मेरे क्लोज टेस्ट सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, तो आपको डेली 50 क्वेश्चन उसके करने, फोकस ऑन वीक एरिया, यानी वीक एरिया आपको पता चला क्लोज टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से एरर प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़ डेली, ठीक है, आपको फोकस ही उस पर करना है जो आपके गलत हो रहे हैं। आपको पता चला कि यार क्लोज टेस्ट तो मेरे गलत नहीं होते, मेरे फिलअप बहुत ज़्यादा गलत होते, तो आपको क्या काम करना है, 3-4 दिन का टारगेट लेना है, 3-4 दिन में बस फिलअप डेली 50-50 क्वेश्चन, या ज़्यादा टाइम बच रहा है आपके पास क्योंकि आपकी अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से टाइम बचा रहे हो, तो डेली 100 क्वेश्चन कर सकते हो, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी का टाइम टेबल सेम रहेगा, अपने हिसाब से स्कोर बूस्ट करना है, बस मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बीच बीच में वीडियो रुक रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा पोज लेना पड़ता है, सॉरी फॉर डैट, तो मैनेज करना। बाकी अब बात करते हैं रिवीजन के ऊपर। तो वोकैब आपको रिवाइज़ करनी है, ठीक है, ये तो बात आ गई समझ में अच्छे से। अब ये टॉपिक कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से करना है, ठीक है, ध्यान से समझना ये बात। और रही बात देखो फ्रेजल वर्ब की, एक बार और बताना चाहता हूँ। फ्रेजल वर्ब में क्या करना है, जैसे आपके फिलअप में ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं, तो 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी, तो आप इसमें मतलब इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको चारों के चारों की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, वो नोट डाउन करके लिखनी है। इसी तरीके से आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा 2018 से 2022 तक जितने भी फ्रेजल वर्ब पूछे गए उनके विद मतलब ऑप्शन, वो आपको लिखने हैं, जो भी मॉक में पूछे जाते हैं वो करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भरी के किसी बुक में से आप याद कर लो, मतलब इतना याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा या 2 आएंगे मुश्किल से, तो इस पर इतना ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन पर फोकस करो, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, अब आपको क्या करना है, वोकैब डेली रिवीजन, ये आपको वोकैब वही रिवाइज़ करनी है जो भी आपने टिक किए हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ याद नहीं किया उनको 2022 की सीपीओ की याद करनी है, 2018 से लेकर 2023 तक की याद करनी है, और कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीजीएल सीएचएसएल सब की याद कर पाओगे, पर हाँ 2018 से 2022 तक के सीपीओ की आप याद कर सकते हो। और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक चीज़ में भी आ रही होगी, याद आई मुझे, कि ईडियम फ्रेज़ आपको लग रहे होंगे कि यार बहुत ही मतलब अलग से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैं बताऊँगा, ठीक है, जब मैं डेली मतलब दूंगा टारगेट तो उसमें बताऊँगा। आपने देखा होगा जो ईडियम फ्रेज़ होते हैं सीपीओ के वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, सीजीएल से इंग्लिश का लेवल कह सकते हैं थोड़ा हार्ड है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ईडियम फ्रेज़ मैंने इतने करे फिर भी सिलेबस मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगा। वोकैब डेली अच्छे से रिवाइज़ करनी है, ठीक है, टारगेट अपने हिसाब से लेना है, जिसकी कैपेसिटी जो है, जो डेली 100 रिवाइज़ कर सकता है वो 100 याद करे, जिसको लगता है मैं 50 कर सकता हूँ 50 करे। और दूसरी बात, जो जितना ज़्यादा याद करेगा, जो जितना ज़्यादा टाइम देगा पढ़ाई को, उसको उतना ही स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम कम करोगे, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना मैं तो 50 ही याद कर पाता हूँ तो मैं तो आराम से 50 ही याद करूँगा, तो ये डेली बढ़ानी है। अगर आपकी कैपेसिटी लो है तो उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली ये काम जरूर करना है। ये देखो आपको पता है 22 दिसंबर में मेंस का भी एग्ज़ाम है,
इस चीज़ पे अगर फोकस नहीं करोगे तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैं मतलब किसी तरीके से मेरा प्री निकल जाए। बहुत लोगों के मन में होगा ये कि अभी किसी तरीके से प्री निकल जाए, मेंस के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँगा क्योंकि वहाँ पर टाइम मिल जाता है, पर सब टाइम ऐसे ही जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय से आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है जैसे ग्रामर है, ग्रामर आपको नहीं आती, ठीक है, आज आपको ग्रामर का नाउन चैप्टर नहीं आता, 2-3 दिन जब आप पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे एरर, तो आपको समझ में आ जाएगा एरर मतलब कि नाउन है क्या, उसके एरर करने लग जाओगे। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको डेवलप करनी पड़ती है रीडिंग हैबिट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी, उसमें महीने लग जाते हैं, तो आपको ये डेली करना है अभी से, और ये आपको मेंस में लीड देगा। इसमें भी 5 मॉक एक हफ्ते में देने हैं, ठीक है, और 2 दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज़ का करना है, जैसे उसमें आपने फॉर्मूला रिवाइज करे थे, इसमें आपको ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं जो आपके बार बार गलत होते हैं, और वो कैब रिवाइज करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिवाइज नहीं करना, बाकी बस प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं, एक मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था। बाकी अब तो लास्ट का 1 महीना है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, मतलब इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, डेली एक प्रीवियस ईयर मॉक देना है, और जितने भी मैंने मॉक बताए ना ये प्रीवियस ईयर ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टेक्स्ट बुक पर जाके आप कोई भी मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। 2019 का ही मॉक देना है या 2022 का, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि 35 से 40 मॉक हैं, मतलब प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2022 तक के, ये 3 साल के बता रहा हूँ, और आपके पास सिर्फ दिन बचे हैं 30। तो 30 दिन में ऐसा नहीं है एक दिन में आप 2-2 मॉक दे दोगे, ठीक है, और भी मॉक देने हैं, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के मॉक देने हैं, काफ़ी चीज़ पढ़नी भी है। तो एक सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर, फिर उसमें देखना है वीक एरिया क्या है, और मैं बता देता हूँ वीक एरिया है क्या, सभी का वही होगा, मिसिंग नंबर, ठीक है, नंबर सीरीज, एनालॉजी वो जो होती है, ठीक है, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, बुलेट रिलेशन के जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं हैशटैग वाले, और आपको एक चीज़ में दिक्कत और आती होगी, जो ये साइन चेंज करने वाले आते हैं, ठीक है, प्लस माइनस और ऑफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये 3-3 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ रहा है, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसमें माइनर मिस्टेक कर दे रहे हो, तो इनसे बचना है, ठीक है। चाहे 1 मिनट लग जाए क्वेश्चन करने पर, क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, एकदम करेक्ट, क्लियर। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ प्रैक्टिस से सुधारनी है। वीक एरिया फोकस करने के बाद आपको पता चला, अब ये भी दिक्कत आएगी कि मुझे पता चल गया मेरा वीक एरिया, ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे एनालॉजी के, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, देखो करना कहाँ से है, फोकस ऑन वीक एरिया। जब आपको पता चला मेरा वीक एरिया ये है, जैसे मिसिंग नंबर, पिनेकल या किरण जो भी आपके पास बुक है उससे डेली 50-50 क्वेश्चन या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, 1 घंटे के अंदर, 1-1.25 घंटा, बस इतना देना है आपको। ऐसा नहीं है 50 क्वेश्चन करने में 2 घंटे आपने वेस्ट कर दी। ये इस चीज़ का भी ध्यान देना है, टाइम का भी ध्यान देना है और टारगेट का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन करे और 2 घंटे में करे, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, आपको पता चला मिसिंग नंबर मेरा वीक है, डायरेक्ट सर्च करना मिसिंग नंबर बाय इवन कोचिंग सेंटर, इसमें वही क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आप बार बार गलत करते हो। ऐसा नहीं है मिसिंग नंबर के सारे ही क्वेश्चंस करा दिए, इनमें वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिग्मा क्लासेस है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांट किंग की PDF मैं ऑलरेडी शेयर करूँगा जब अपना टारगेट मैं दूंगा। तो इसमें आपको 6 मॉक देने हैं, जैसे आपने इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए 5-5 मॉक दिए थे, इसमें आपको 6 मॉक देने हैं। और संडे को आपको क्या करना है, क्वांट किंग और जो PDF है इनके आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी दिन आपको सिर्फ मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरी बात, जो इवन कोचिंग सेंटर फॉलो कर रहा है वो इवन के कोचिंग सेंटर ही फॉलो करे, जो सिग्मा क्लासेस फॉलो कर रहा है वो इसको ही फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से भी यहाँ, ये गलती मत करना, एक सोर्स फॉलो करना, मतलब कि ये समझ लो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, बस आप ये सोचते रहोगे कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो करूँ, बस ये सोचते सोचते आपका टाइम निकल जाएगा, फिर एंजाइटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितने भी मैंने सोर्स बताए बेस्ट हैं अपने आप में, कोई भी एक फॉलो करो। बाकी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो बस अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो पक्की विद शुभम, और वहाँ पे जो भी टारगेट दिए जाएंगे वो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और स्टैटिक्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत लोगों को इसमें ही होगी। इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, अलग अलग सब्जेक्ट के। अब बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ूंगा तो हिस्ट्री से अच्छा स्कोर आ जाएगा, हालांकि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हिस्ट्री पे फोकस भी करना है, पॉलिटी पे भी फोकस करना है, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं इन पर आपको फोकस करना है पहले, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसके अलावा स्टैटिक टॉपिक्स। आपको पता है ऑटोबायोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं किया होगा बहुत लोगों ने, तो ये करना है, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी से एक क्वेश्चन आता है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हर एक चीज़ फिक्स है, आपको इसलिए कहता हूँ मैं पैटर्न पहचानना पड़ता है। हम क्या करते हैं, पैटर्न जरूर पहचानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने CDS ये जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, NDA वगैरह, वहाँ से हमें समझ में आ गया इतना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कि तैयारी करनी कैसे होती है,
ऐसा नहीं है कि कोर्स लिया और तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, ये गलत तरीका है। बहुत से टीचर ऐसे भी हैं, चाहे वो कितने भी बड़े चैनल का आप कोर्स ले लेना, बस चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, पर जो तरीका होता है वो नहीं सिखा रहे। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको पता चला, आपने एनालिसिस करा या आप खुद देखना भी मौका देना, तो आपको पता चलेगा कि ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछे जाते हैं। डांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लेवल भी चेक करना है कि मतलब जैसे टेम्पल से क्वेश्चन पूछा, ये टेम्पल कौन से स्टेट में है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। या कोई भी फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में है, ऐसा नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि ये कौन से महीने में कौन सी जो गॉड है उनको मतलब डिवोट करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, थोड़े डीप पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि यार इसका लेवल क्या है एग्ज़ाम का, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ठीक है, वहाँ पे आपको अटैक करना है। ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्ट आपको पता चला कि भाई डांस है, इसको डांस को याद कर लो, ये इस स्टेट का है, वहाँ पे पूछ कुछ और रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है एग्ज़ाम का मतलब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो ये खैर समझ में आ रही होंगी बातें। बाकी अब देखते हैं डेली रूटीन जीएस का। करंट अफेयर जनवरी से लेकर अगस्त तक के आपको कंप्लीट करनी है। 90 डेज टारगेट सीरीज़ में हम जुलाई तक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े, इंडोलॉगस, रवि जीएस, कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। इसके अलावा स्टडी IQ 300 MCQ वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग चैनल, चाहे पंडित, ठीक है, उनका भी फॉलो कर सकते हैं, जो उनके टॉप 100 रहते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। जिसको जैसा सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट इंडोलॉगस और रवि जीएस हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। कम समय में कम क्वेश्चंस के साथ आप ये रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर सबसे बेस्ट जो रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। आपको करना किस तरीके से, ऐसा नहीं है जनवरी से स्टार्ट करोगे, अब आपको अगस्त से पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। अगस्त, जुलाई, जून, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक टॉपिक आप इंडोलॉगस, परचम क्लासेस, ये जो भी आपको सही लगे, क्रेजी जी के ट्रिक, कहीं से भी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट में आपको देखो ल्यूसेंट से रीड करना है, ऐसा नहीं है ल्यूसेंट पूरी ही रीड करनी है, सेलेक्टिव टॉपिक ही आपको रीड करने हैं, वो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो आप देख सकते हैं, मैंने टॉपिक लिए हैं, वही आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो जीके का थोड़ा अच्छे से मैं बताऊँगा। तो ल्यूसेंट और जो भी आपने नोट्स बनाए 90 डेज टारगेट सीरीज़ में, वो आपको रिवाइज़ करना है। जिनके पास नोट्स हैं, देखो उनको क्या करना है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिनके पास ल्यूसेंट मतलब उन्होंने रीड करी है या जो जहाँ से भी पढ़ा है, सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं बार बार। अब ऐसा नहीं है, नोट्स में बहुत लोगों ने अलग अलग बैच भी लिया होगा, किसी ने कैरियर विल का बैच लिया होगा, किसी ने PCS वगैरह का, मतलब GS मतलब होते हैं ना, कैरियर विल पे अलग अलग बैच होता है, सब ने अपने अकॉर्डिंग लिया होगा। तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन जरूर करना है, यानी प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना है आपको। ये देखना है कि यार इसमें इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे इसी पे फोकस करना है। मुगल एम्पायर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे मुगल एम्पायर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। GS को थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा। और बात करते हैं करना किस तरीके से, ये तो मैंने सोर्स बता दिए, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में आपको डेली रिवीजन करना है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60+ प्रैक्टिस करने हैं। करंट अफेयर में सिर्फ आपको रीड करना है टॉपिक वाइज। आपको पता चल गया अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब इंडोलॉगस से मंथली करंट अफेयर आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगी, यार ये वाला करंट अफेयर तो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा ही नहीं, वो तो आपको रीड करना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको रीड करके चलना है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये है, आपको पता चल गया प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी हाल ही में कौन नया प्रेसिडेंट या PM, ठीक है, अपॉइंट किया गया, या CM, गवर्नर। अब इतने सारे CM और गवर्नर है, क्या 28 के 28 स्टेट के सभी याद कर लोगे? नहीं करने ना, आपको वही स्टेट के गवर्नर और CM याद करने जो अभी करंट में न्यूज़ में रहे हैं 8 महीने के अंदर, ठीक है। स्कीम्स आपको फॉलो करनी है। स्पोर्ट्स में ओलंपिक, एशियन, वर्ल्ड, नेशनल, इंटरनेशनल, जैसे कि अभी जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, ठीक है। इस तरीके से जो भी अभी करंट में आ रहे हैं, चेस चैंपियन, ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी करंट से रिलेट कर सकते हो, जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे लिटरेचर से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म से रिलेटेड हो। और लिटरेचर से रिलेटेड तो कई बार क्वेश्चन CP में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नोबल प्राइज़, पद्मा भूषण 2023 अच्छे से पढ़ लेना बिल्कुल, ठीक है। कोई भी करंट की वीडियो देख लेना, बाकी मैं बताऊंगा, टारगेट दूंगा। बुक्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये 14 टॉपिक हैं, ठीक है। अब ये 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जब ओलंपिक के पढ़ोगे अलग अलग, तो खुद सोचो 21 दिन का टारगेट है। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करोगे, फिर उसको अच्छे से रिवाइज भी करोगे, यानी एक टॉपिक को जब 2 दिन दोगे तो भी आपके 30 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट इन पे फोकस करोगे तो स्कोर जल्दी बूस्ट होगा, मतलब कि डायरेक्ट करंट अफेयर ना पढ़ के इनको करोगे। तो करंट अफेयर पढ़ना भी ज़रूरी है मंथली, उससे भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। पर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ये पढ़ सकते हो, उनको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। बाकी हम 90 डेज टारगेट सीरीज़ में दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं, रैंक इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, पर्सन इन न्यूज़, फेस्टिवल इन न्यूज़, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी बात करेंगे, एक सेकेंड। तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट डेज फुल मॉक। अब जैसे मैंने बताया था अभी शुरू में कि हम 10 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो 10 घंटे तो सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में निकल जाते हैं, फिर 3 घंटे हमें मॉक में भी देने हैं। अगर वो 3 घंटे मॉक में देंगे तो हमारे टोटल 13 घंटे बैठेंगे, तो 13 घंटे तो नहीं दे पाओगे। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे जब भी आप मॉक दोगे ना, तो उस दिन आपको जीके नहीं पढ़नी। ठीक है, उस दिन जीके के जो स्लॉट होगा, जीके का जो स्लॉट होगा वो आपको फुल मॉक में यूज़ करना है, या आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। दूसरी बात, स्टैटिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने हैं। बिना स्टैटिक के टॉपिक प्रैक्टिस किए बिना मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से मुझे करना है। ठीक है, बाकी वीडियोस भी देखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट से ही काम चल जाएगा। अगर अच्छा खासा स्कोर करना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका, एनालिसिस करना है, गैप एनालिसिस करना है, जो जिस तरीके से पढ़ेगा उसका उसी तरीके से स्कोर बूस्ट होगा। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका इस एक महीने में स्कोर 10 भी बूस्ट हो, और जिनका स्कोर 30 भी बूस्ट हो और 40 भी हो। तो सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप पढ़ किस तरीके में रहे हो, किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, बाकी कंटेंट कितना रिवीजन मतलब कर रहे हो, और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, हर एक चीज़ डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा सेम ही टारगेट फॉलो करेगा तो उनका सबका सेम ही स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, सब आपके ऊपर डिपेंड है, मैं बस एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। इसके अलावा ये टॉपिक्स हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता है, प्लांट और एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल फार्मूला और उनकी यूजेस उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी मैंने लिखा होगा यहाँ कहीं, ठीक है, देख लेना। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि ये जो एटॉमिक नंबर बताओ इस एलिमेंट का। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर गैलियम का पूछा जाएगा, क्या आपको याद है? ठीक है, ये पूछा भी गया है, नहीं याद होगा, बहुत लोगों को याद है, बहुत लोगों को नहीं याद होगा। अब गैलियम कैसे आ गया, आपने सोचे होंगे कि मैं कहाँ तक याद करूँ, मैं तो सिर्फ 20 तक ही याद करूँगा। तो गैलियम क्लास 9th या 10th के एनसीईआरटी में जिसका मतलब कि इसका मतलब जिक्र है। ठीक है, क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी में ही पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊँ तो सीपीओ में क्लास 11th की बायो से भी पूछे गए हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं 90% पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अच्छे से रिवाइज करने हैं। सेंसस 2011 अच्छे से पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, बुक्स एंड ऑथर पढ़ने हैं। तो इनमें से आपको सभी टॉपिक जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। हाँ, हालांकि हम सभी ये जितने भी टॉपिक हैं 90 डेज टारगेट सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अपने हिसाब से ये रीड कर लेना आप। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये सभी टॉपिक हमने लिखे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और बाकी अब बात करते हैं सोर्स की। तो देखो, सोर्स आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने हर एक सोर्स लिखा है जो भी मैंने अपनी जब मैंने तैयारी की थी। तो देखो, डिज़ायर टू लर्न वाले CDS वाले अच्छे से जानते होंगे, इनका इतना अच्छा कंटेंट है। एनडीए में 20 करंट अफेयर आते हैं, नहीं 20 करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, तो एनडीए में जो 20 करंट अफेयर आते हैं ना, 20 के 20, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सीजीएल में आपको ये लगता है, सीजीएल सीपीओ एसएससी में, कि यार करंट अफेयर कहाँ से करें, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे तो सिर्फ इतना पढ़ने के बाद भी डेली करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं तब भी मेरे 5 क्वेश्चन हो पाए। इनका इतना बेस्ट कंटेंट है कि 20 करंट अफेयर, और कितना डीप पूछा जाता है आपको पता होगा एनडीए में, तो इतना मतलब 20 करंट अफेयर, 20 के 20 डिज़ायर टू लर्न से आए थे। ठीक है, CDS में भी ऐसे ही आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, आप इतना पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, इंडोलॉगस फॉलो करना है। ठीक है, इंडोलॉगस सबसे बेस्ट है, इवन भी आप कर सकते हो, ये भी बेस्ट है, इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी ना, आपको ये देखना है कि यार मेरा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज लेते जा रहे हो, जो कि मैंने शुरू में समझाया था, जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और पढ़ना सिर्फ इतना है जितना समेट पाओ, जितना रिवाइज कर पाओ। जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगे उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान ही नहीं बनना, एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो इंडोलॉगस फॉलो करना। बाकी ये सोर्स लिखे हैं, जो भी इसमें से आप सोर्स फॉलो करना चाहो वो कर सकते हैं। लास्ट के 1 महीने में मैं अभी PDF भी शेयर करूँगा, क्योंकि आबाद सर की PDF आएगी 6 महीने 8 महीने की, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा करंट अफेयर के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस साइड ये करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हैं, और इस तरफ ये PDF है। ठीक है, तो अगर आप, ये मैंने इतने नाम इसलिए लिखे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जैसे मैंने कहा इंडोलॉगस, ठीक है, इंडोलॉगस से पढ़ना है। अब कोई ऐसा भी होगा जो गौरव घर से पढ़ रहा होगा, फिर वो कहेगा कि सर मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या ये बेकार है? तो जितने भी चैनल लिखे हैं सब बेस्ट हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये चैनल का नाम इसलिए लिखा है मैंने कि अलग अलग, जैसे SSC क्रैकर, स्टैटिक की बहुत से लोग फॉलो कर रहे होंगे, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको जहाँ से समझ में आए। बस ये देखना है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, कम पढ़ना है।
अब लास्ट में भी आपको अब ये लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें समझ ली मैंने, अब भी मुझे मतलब दिक्कत आ रही है कैसे कैसे करूँ, ठीक है, इतना सारा कंटेंट हो गया सब, मतलब दिमाग में बहुत लोग ऐसे हैं, इतना सब कुछ समझने के बाद भी अब लग रहा होगा कहाँ से शुरुआत करूँ। ठीक है, पहली बात तो दिमाग में ये क्लियर रखना, पढ़ना सिर्फ उतना जितना समेट पाओ, बिना रिवीजन सब कुछ बेकार है, चाहे कितना भी पढ़ लेना ज़्यादा से ज़्यादा। आपको ये लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान है। ठीक है, भरोसा रखना है खुद के ऊपर, जितना आपने पढ़ा है जहाँ से भी पढ़ा है सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा अब स्टार्ट कैसे करनी है जर्नी, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही आएगी, अब स्टार्ट कैसे करें। देखो स्टार्ट करने का क्या तरीका है, ये जो भी चीज़ स्टार्ट होगी वो आपसे होगी। ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ इतना बता दिया तो अब मैं ही आपके साथ रहूँगा। ठीक है, आपको खुद से सोचना है आपको करना क्या है, आपको DPSI चाहिए, ठीक है, CRPF SI चाहिए, या सिर्फ एक जॉब चाहिए, आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्या आपको इस साल जॉब चाहिए, या आप कंफर्ट जोन में आके ये सोचोगे कोई बात नहीं मैं तो CGL का दे लूँगा, ठीक है, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चले जाऊँगा, ठीक है, या इसके अलावा 2024 का दूंगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, खुद से सोचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूँ, 2023 का अगर एग्ज़ाम क्लियर करोगे, कम से कम 6-7 महीने तो इसको लगेंगे प्रोसेस में, फिर 1 साल ट्रेनिंग में लगेंगे, यानी कहने का मतलब ये 2024 तक, ठीक है, या 2024 के मिड तक, ठीक है, 25 तक मान लो आप, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, यानी तब जाकर आप ऐसा ही बनोगे। 2 साल निकल गई। ठीक है, अगर आप 2024 की तैयारी करोगे तो 2026 में बनोगे, तो सोच लो आज से 3 साल बाद बनोगे, तो आप इतने ज़्यादा लेट हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत कर लो यार, 1 महीने की बात है। ठीक है, 1 महीने में स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत करने में जा रहा क्या है। अब ये बताओ, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप 1 महीने मतलब इस डायरेक्शन में पढ़ोगे नहीं, बैठोगे खाली, तो करना क्या है, पढ़ना ही तो है ना, तो पढ़ो। स्टार्ट कैसे करना है, 4 तरीके। जस्ट फॉलो माई डेली टारगेट, डायरेक्ट आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, सुबह उठ के उसको फॉलो करना है। ठीक है, अपनी डायरी में नोट करना है और 21 दिन का चैलेंज लेना है। आपको ये देखना है कि मैं 21 दिन तक कुछ नहीं करूँगा फालतू की चीज़ें, सिर्फ मुझे टारगेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इतना मोटिवेट खुद से अंदर से होना पड़ेगा और डिसिप्लिन अपने आप को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, एक तरीका ये हो गया डेली टारगेट फॉलो करने हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट ये भी रहेगा कि अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे टारगेट फॉलो करो, मुझे देखो कोई व्यू से इस चीज़ से मतलब नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता। आपने देखा होगा यूट्यूब पे इतनी स्ट्रैटेजी वीडियो अलग अलग, मैं चाहूँ तो, और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं ना इन वीडियो से बढ़ते हैं जो लेंथी वीडियो होती है, पर फिर भी मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये है कि एक ही चीज़ बार बार अलग अलग वीडियो में सेम चीज़ बताओ, अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना खुद का भी प्लान बना सकते हो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। पर बहुत से लोग इसे बना नहीं पाते, उस डायरेक्शन में अप्रोच नहीं कर पाते, इसलिए मैं ये मतलब अपना टारगेट में बताता हूँ, क्योंकि इतना दिमाग ऐसा नहीं है कि सब एनालिसिस करना अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसके लिए कम से कम 3 से 4 साल देनी पड़ती है। ठीक है, काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर करो, फेल हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो ये बेस्ट रहेगा। इससे बेस्ट मतलब ये कैसे रहेगा, ये बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता रहेगा आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं मैथ अच्छे से मैं स्कोर कर लेता हूँ 45+, रीजनिंग मेरा 45+ आता है, तो मुझे मॉक की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट वीक एरियाज पे फोकस करना है। मेरा जितना भी टाइम बचेगा मैं इंग्लिश पे और GS पे दूंगा, क्योंकि मेरी वही वीक है। ठीक है, अब दूसरी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये भी याद रखना, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको पता चलेगा मेरी वीक एरियाज ये हैं इंग्लिश और GK, तो मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ते। ठीक है, तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका स्कोर वहाँ पे भी डाउन आता है, तो ये गलती भी नहीं करनी। दूसरी बात, मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में मॉक टेस्ट है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे, हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं और लास्ट के 1 हफ्ते में डेली मॉक देना है। ठीक है, मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में सुबह और शाम भी डेली मॉक लगाए थे। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी सुबह शाम लगाओ, ठीक है, पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको करना क्या है। अभी डेली मतलब वीक में 3-3 मॉक देने हैं, फिर लास्ट के 1 हफ्ते में आपको डेली मॉक देना है। ठीक है, और डेली जो मॉक देना है वो आपको उसी टाइम पे देना है जब आपका रियल टाइम होगा एग्ज़ाम का। इसी के साथ आपको रिवीजन करना है। 40% आपको मॉक टेस्ट पे टाइम देना है और 60% फिर रिवीजन पे टाइम देना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। एक दिन भी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, जैसे 1 या 2 दिन आपने ब्रेक की, फिर 2-1 दिन तो फिर सोचने में, फिर टाइम टेबल बनाने में या उस रूटीन को फॉलो करने में फिर 2 दिन वेस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं की तो तीसरे दिन बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करोगे। आपको पता होगा अगर आज भी इस टारगेट को फॉलो करोगे, 2-3 दिन तो ऐसे बेकार हो जाएंगे, आप पूरा 100% अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये रियल बता रहा हूँ मैं। उसके बाद डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, अपने अंदर मतलब एक डिसिप्लिन के साथ कि मुझे एक काम करना है, फ़ोन अलग स्विच ऑफ करके रख देना है। और हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, मैथ में याद आई। देखो डिसिप्लिन से मुझे याद आया, मैथ में जो जैसे कि मैंने कहा था 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन, एक जो मैंने अप्रोच बताई थी 90 डेज टारगेट सीरीज में, T20 अप्रोच के साथ करना है। इसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने सोचा कि आज मैं 50 क्वेश्चन करूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अब 50 क्वेश्चन करने में आपने 3 घंटे लगा दिए
तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जब मैथ के 50 क्वेश्चन करने में 3 घंटे लगा दिए तो आपका जितना भी आगे का रूटीन होगा वो सब बिगड़ जाएगा आगे का। फिर आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगी, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा ये छूट गया, फिर अगले दिन इफेक्टिव वर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये गलती ज़रूर होगी, ये चीज़ नहीं करनी। मतलब कि कहते हैं ना बहुत से लोग कि टाइम मत देखो बस पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं करना, टाइम भी देखना है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ करनी है। तो 50 क्वेश्चन कैसे करने हैं, T20 अप्रोच के साथ, यानी 20 मिनट का टाइमर सेट करना है। फ़ोन बिल्कुल अलग रख देना टाइमर लगा के, किसी से मतलब ऐसा नहीं है बीच बीच में मैसेज चेक कर रहे हो या इंस्टा चला रहे हो या रील्स देख रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी 21 दिन तक। आपको करना है 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 120 मिनट होंगे आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, पर आपको 50 करने हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से 2 घंटे का टारगेट लेना है और आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसमें जो भी बीच में हार्ड क्वेश्चन आता है, जो टाइम टेकन है, उसको तभी छोड़ देना है, एक तरीके से मॉक की तरह देना है। ठीक है, इससे आपको एक खुशी ये होगी कि जैसे ही आपके 2 घंटे कंप्लीट होंगे आपके मन में एक संतुष्टि आएगी कि यार मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। या 20 मिनट के बाद आपको एकदम, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, जैसे 20 मिनट के अंदर आप डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आपको पता चल जाएगा यार अगली बार मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि मुझे 6 बार करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप 2 घंटे का टारगेट लोगे 50 क्वेश्चन, अगर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर अगले दिन ही आपको वो सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम बार बार मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, इसको करना। स्मार्ट वर्क जो कि मैं सिखा रहा हूँ वो आपको करना है, और अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन आपके मॉक में 100, अभी तो बहुत लोगों का स्टक भी होगा 120 से 130 के बीच, बढ़ ही नहीं रहा होगा मतलब स्कोर। ठीक है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो 120 से 130 के बीच में स्कोर स्टक है, वो बार बार मेहनत कर रहे हैं पर स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पता है उनको वीक एरिया है, उस पर मेहनत नहीं कर रहे, बस मॉक दे रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे, बस मॉक देते जा रहे हैं। मॉक देते रहो, एनालिसिस मत करो, स्कोर बिल्कुल भी बूस्ट नहीं होगा। ठीक है, कितने भी मॉक दे लेना। तो पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने तो मतलब डे 1 से स्टार्ट करा और डे 7 में एकदम से मेरा स्कोर बूस्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम लगता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस चीज़ पे भी डिपेंड है। और खुद पे भरोसा रखना है, दूसरे की बातों में मत आना कि एग्ज़ाम देर से क्लियर नहीं होगा, टाइम बचा है, स्कोर नहीं बूस्ट हो पाएगा, ये चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा एक वीडियो और मैंने निकाली है किस तरीके से DP कांस्टेबल और DPSI मतलब कि CPO किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हो। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होगा कि मुझे DP कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो उसको बाद में कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। अब बात करते हैं टॉपर्स स्कोर की, जिनको DPSI चाहिए। देखो DPSI चाहिए ना, तो टारगेट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 160 प्लस स्कोर करना है। और 160 प्लस बहुत लोगों का भी आ भी रहा होगा, यानी कि 150 प्लस स्कोर तो मॉक में आ रहा होगा, हमारे ग्रुप में जैसे काफ़ी लोगों का आ रहा है। आपको करना क्या है, सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, फिर उन वीक एरियाज़ पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन किसका करना है, वीक एरियाज़ का। ठीक है, वीक एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें गलती हो रही हैं, बस ये चीज़ करनी है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने हैं, जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने हैं। काफ़ी बोल लिया, जीभ लड़खड़ाने लगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं टॉपर्स वर्सेस एवरेज। देखो आपकी सोच में क्या डिफरेंस है। सोच में ये डिफरेंस है, जैसे कि जो थोड़े टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, कैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस फिर प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है। उनको रैंक फोकस करते हैं, परसेंटाइल पर फोकस करते हैं। ठीक है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, बस पासिंग मार्क्स, बस मुझे प्री क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। क्या मेरे मैथ वीक है, मेरी GK वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है। खुद सोचो ऐसे कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। अब गवर्नमेंट जॉब वाले ये कहने लगे कि हम तुम्हें दिल्ली पुलिस में जॉब देंगे DPSI में और सैलरी 10,000 देंगे, क्या आप खुश हो जाओगे क्या? खुद सोचो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी कि सिलेक्शन, मतलब खुद को कंफर्ट जोन में नहीं रखना, खुद को एक तरीके से दिलासा नहीं देनी झूठी। ठीक है, आपको पता है मैथ में नंबर कम आएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, आपको मैनेज करना है। ठीक है, अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको ये देखना है कि मैं इंग्लिश में कम से कम 45 प्लस ला सकता हूँ। ठीक है, रीजनिंग में 45 प्लस ला सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैथ वीक है, मेरी 30 नंबर है, ठीक है, पर मैं इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा स्कोर ला पाऊंगा। अब आपको पता है मेरी इंग्लिश भी वीक है, मैथ भी वीक है, रीजनिंग भी वीक है, फिर भी आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई जादू हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे कैसे हो जाए यार, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करो। तो बुक वही है, टीचर वही है, सब पढ़ते 8 घंटे प्लस हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है। ठीक है, सबके पास वही, देखो सभी वही टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, 90 डेज टारगेट सीरीज या जहाँ से भी आपने कोर्स लिया है, पर सिलेक्शन कुछ लोगों का ही हो रहा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैटर भी करती हैं, इसके अलावा पढ़ाई से अलग भी चीज़ें मैटर करती हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो आपको मैं बताऊँ, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, दे नेवर अडोप्ट शॉर्टकट्स। इसका मतलब ये है कि तरीका अलग होता है उनका। बुक वही है, सब प्लिंटू पैरामाउंट यूज़ कर रहे हैं, पिनेकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वही नोट्स, वही वीडियो, ठीक है, वही टीचर, सबके पास वही है, पर तरीका करने का अलग है। जो तरीका होता है वही टॉपर बनाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा टॉपर विल ऑलवेज एनालाइज हिज
टेस्ट स्कोर टू नो वेयर दे वेंट रॉन्ग एंड विच सेक्शंस और एरिया नीड इम्प्रूवमेंट, देन वर्क हार्ड फॉर इट। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उनको पता चलता है कि यार ये मेरा वीक एरिया है, ठीक है, इस सेक्शन में मेरे स्कोर डाउन जा रहा है, तो मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना है, तो वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करते वो, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं पर उस डायरेक्शन में करते हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि जो चीज़ आपकी वीक है उसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं देखो अभी इस वीडियो में कम से कम 10 बार बता चुका, और आपको यही चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, परसिवरेंस, ठीक है, बिना रुके अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये जॉब लेनी है, ठीक है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, चाहे इसमें रिपीटर्स हों चाहे कुछ भी हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए, मुझे स्कोर लेकर आना है, ठीक है। आपका अगर टारगेट क्लियर है 150 प्लस लेकर आना है, अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको मतलब ही क्या है कि चाहे इसमें रिपीटर्स हों या चाहे 2-5 साल से तैयारी कर रहा हो या जो भी है, वो उससे दिक्कत नहीं होगी आपका अगर स्कोर आ रहा है। और जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर लागो उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन मत करना इस तैयारी के दौरान। बाकी हर एक चीज़ आपके पास है ही, स्मार्ट वर्क और पेशेंस आपको रखना है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ जीके की। जैसे मान लो किताब उल हिंद, ये किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। जैसे मान लो बहुत लोगों को याद है, ठीक है। हिस्ट्री तो खैर मेरी वीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाउ मैनी चैप्टर्स, ये आप ल्यूसेंट में पढ़ लेना या कोई बुक में पढ़ लेना, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया CPO 2022 में कि इसमें जो आपको अरेंज करना है लेंथ की रिवर, तो आपको खुद सोचो कि आप जब जियोग्राफी पढ़ रहे हो क्या लेंथ की रिवर भी पढ़ोगे, ठीक है, कितने मीटर की है, कितने किलोमीटर की, ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़नी होती हैं। तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने पहले ही बताया था, ऑप्शन एलिमिनेशन। जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा जो लंबी रिवर है यहाँ पे गंगा है, क्योंकि आपने गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये आपने पढ़ा है। तो गोदावरी तो नहीं है, 2 ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गए, तो इन दोनों में से एक होगा। अब बहुत से लोगों को ये भी क्लियर होगा कि यमुना सबसे छोटी है, ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा देगा। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे अब रिस्क ले सकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा लेंथ ऑर्डर अरेंज करो। बहुत से लोग ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, अब ये देखेंगे कि लेंथ तो मुझे याद नहीं है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ये तुक्का मार दिया डी, बस ऐसे ही। ये चीज़ नहीं करनी। तुक्का मारना किसको कहते हैं और गैस करना किसको कहते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल गया कि रिवर की लेंथ के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो आपने बस डी लगा दिया, छोड़ो मुझे नहीं पता, पर आपने ऑप्शन चेक नहीं करे। जो ऑप्शन चेक करेगा उसको पता चल गया ये तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी रिवर तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इन दोनों में से ऑप्शन नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। यानी 1/, यहाँ पे 4th की प्रोबेबिलिटी थी और यहाँ पे 1/2, यानी 50% चांस है कि आप सही कर सकते हो, जिसको 50-50 कहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में, जिसमें रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना है। और बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो फिर भी ये चीज़ आपको एग्जाम में करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, ल्यूसेंट पढ़ोगे तो उसी से आपका अच्छा स्कोर आएगा। सबसे ज़्यादा जो अच्छा स्कोर आता है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आर्टिकल पूछे गए, तो इसमें आर्टिकल पूछा गया जज से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए जज से रिलेटेड जो मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो किस रेंज में आते हैं। आपको जब रेंज पता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप रिस्क ले सकते हो कि इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा। आपको पता है यार ये वाला तो हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं होगा, शुरू में तो फंडामेंटल राइट से मतलब रिलेटेड थे, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। एटॉमिक नंबर, ठीक है, लेंथेनाइट का पूछा गया है, ठीक है, किस रेंज में आता है? क्या आपको याद है सभी चीज़ें? नहीं याद ना। गैलियम का एटॉमिक नंबर CPO में पूछा जा चुका है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 74 बताओ किसका होगा, ये पता है आपको? नहीं पता ना। टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन बल्ब के लिए यूज़ किया जाता है, बल्ब में मतलब, तो आपको टंगस्टन का भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें आपको ये इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ये देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टंगस्टन के बारे में पूछा, तो टंगस्टन के बारे में ये एक एलिमेंट है, तो मुझे ये पता होना चाहिए यार इसका मतलब एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे CPO के एग्जाम में एटॉमिक नंबर पूछे जाते हैं। इसका यूज़ पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे यूज़ पूछे जाते हैं। बस इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, और ये तरीका तो खैर कोई नहीं बताता। बाकी देखो नोटा, ठीक है, नोटा फर्स्ट टाइम इलेक्शन में कब यूज़ हुआ? आपको पता है अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है ये पूछा जाएगा, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब इलेक्शन मतलब कि ये जो नोटा ऑप्शन है कब यूज़ किया, इस CPO 2022 के मेंस में पूछा गया है। अब ये आपकी ना तो ल्यूसेंट की बुक में, ना ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखेगा। ये हरियाणा कांस्टेबल के शायद एग्जाम में आप देख सकते हो, तो इसका आंसर होगा 2013। अब ये है कौन सी बुक में? ये है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक में। तो अब खुद सोचो, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ोगे इस एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम के लिए, तो करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब सिर्फ यही है, ठीक है। टेंशन नहीं दे रहा मैं कि ये चीज़ें हैं तो आप टेंशन ले लो कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है। आपको पता है CPO में आजकल डेट बहुत पूछी जा रही है। एक बार एग्ज़ाम मतलब 2022 का GK का सेट देखना पूरा, ठीक है, मैं शेयर करूँगा अभी न्यून क्लासेस का, तो उसको देखना एक बार, आपको पता चलेगा डेट बहुत पूछी जा रही है। क्या सभी डेट याद है? तो करना क्या है, आपको पैटर्न देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन रट के चले गए, या ज़्यादा स्कोर लाना है तो आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के
कंक्लूजन यही है, रिवीजन करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, बार बार। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो मॉक टेस्ट हफ्ते में 3 बार देना है। अब देना किस तरीके से, पहले बात करते हैं ऑर्डर की। एक तो ऑर्डर आपका अच्छा होना चाहिए कि आप किस ऑर्डर में मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। कोई रीजनिंग पहले कर रहा है, कोई मैथ पहले कर रहा है। मेरा तरीका क्या था, मैं पहले जीके, मतलब पहले तो अलग था, फिर मैंने जीके, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर मैथ, इस तरीके से करता था। अब इसका टाइम क्या है, कम से कम ये 22 मिनट या 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता था। और मतलब ये तीनों इस तरीके से कंप्लीट होते थे शुरू में, मतलब जीके, इंग्लिश और रीजनिंग कि मेरे 50 मिनट में तीनों कंप्लीट हो जाते थे। फिर मेरे पास बचते थे 60 मिनट और 10 सेकंड, ठीक है, या 5 सेकंड, इस तरीके से मतलब बचते थे। तो उसमें मैथ कंप्लीट हो जाता था, मतलब 50 या 55 में। फिर भी 10 मिनट बचते थे। अब 10 मिनट में क्या करता था मैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मार्क फॉर रिव्यू किए हैं या मैथ में मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, वो मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब सोल्व करता था, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो अपने हिसाब से ये चीज़ें करनी है। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस के टाइम करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में जाके कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको। आपका वहाँ पे टाइम पे फोकस होना चाहिए कि यार जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे जी के छोड़ के एकदम इंग्लिश पे आना है, ठीक है। जैसे ही मेरी 30 से 35 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे रीजनिंग छोड़ देनी है। ऐसा नहीं है कि मैं रीजनिंग पे लगा पड़ा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आप सिर्फ सोल्व करते रह जाओगे। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। क्वेश्चन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है, गैस करने हैं, ऐसा नहीं तुक्का मारना है। चौथी बात, स्पीड पे फोकस करना है। स्पीड कैसे बनेगी, बहुत लोगों को बहुत चीज़ें आती तो होंगी पर उनकी स्पीड नहीं है। स्पीड किस लिए आए, कैसे आएगी स्पीड के लिए, जब भी मैंने 21 दिन का जो चैलेंज दिया है, इसमें चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी में मैंने क्या कहा है कि आपको डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। जब डेली एक सेक्शनल मॉक दोगे ना 21 दिन तक, आप खुद देखना, आज देख लेना अपनी स्पीड, लिख लेना आज, और 21 दिन बाद देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई है। स्पीड बढ़ेगी सिर्फ मॉक प्रैक्टिस है। और 90 डेज टारगेट सीरीज़ में इसलिए मैं शुरू से ही 20 मिनट का टाइमर लगा के आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्पीड जब बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। स्किपिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, यार मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, इतने मॉक प्रैक्टिस करें, ये नया क्वेश्चन आ गया, बेशक देखने में इजी लग रहा है पर ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ही अटैम्प्ट करूँगा। अगर मैंने इस पर टाइम दे लिया तो मेरा बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। टाइम खर्च हुआ, जैसे ही मैं ऊपर देखूँगा यहाँ पे टाइम कम बच रहा है, मेरे माइंड पे प्रेशर आ जाएगा, फिर मैं 20 की और 25 की मल्टीप्लाई भी गलत कर दूंगा, ठीक है। ऐसी चीज़ होती है एग्ज़ाम में, आप देखना, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फ़ोन पे अपना मॉक दे रहे होगे बहुत से लोग, ठीक है, तो फ़ोन पे नहीं देना, बंद कर देना है। क्यों, जैसे मान लो 200 क्वेश्चन है, ये स्क्रीन है लैपटॉप की, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे ये नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये माउस है, ठीक है। मतलब ये सिस्टम है। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो माउस से पहले यहाँ पे मतलब जैसे रीड किया क्वेश्चन आपने, यहाँ से घुमाया, यहाँ पे टिक करा बी ऑप्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट करा, इसमें 3 सेकंड खर्च हो जाती हैं, कम से कम बता रहा हूँ 3 सेकंड। जिसने माउस वगैरह चलाया फिर भी 3 सेकंड मतलब लग जाती है। एक क्वेश्चन में 3 सेकंड 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 600 सेकंड। 600 सेकंड का मतलब है आपकी टोटल 10 मिनट ख़राब हो जाएंगे सिर्फ इसको इधर से उधर टिक करने में। क्लियर, 10 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लोगे आपको पता होगा। अगर आपका स्कोर फ़ोन पे यहाँ 140 आ रहा है ना, फिर वहाँ पे 135 132 इस तरीके से आएगा, आपको लगेगा कि यार मेरा यहाँ पे तो स्कोर अच्छा खासा आ रहा था, वहाँ एग्ज़ाम में हार्ड आ गया पेपर, ये हो गया वो हो गया, वहाँ पे मेरा मतलब मैथ बहुत कैलकुलेटिव थी, ये हो गया, मतलब काफ़ी चीज़ें आपके मन में डाउट आएंगे। पर जिन्होंने प्रैक्टिस करी है लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे, वो अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास सिस्टम नहीं होगा, तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि जो फ़ोन में आप एग्ज़ाम दोगे 10 मिनट पहले सेव कर देना, ठीक है। 10 मिनट पहले आपको सेव करना है। आपको 200 मतलब 120 मिनट नहीं, आपको 110 मिनट यूज़ करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब वीडियो में नहीं बताई जा रही, बस टारगेट बता दिए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बिल्कुल रिलेट करके बता रहा हूँ पूरी जर्नी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपको फोकस करना है सिर्फ 90% पे, ठीक है। लेस कंटेंट बिल्कुल लेस रखना है, कम रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये भी कंटेंट, ये भी सब कुछ आपने रख लिया, तो ये चीज़ें नहीं करनी। मोर रिवीजन, फोकस करना है सिर्फ रिवीजन पे। जितना पढ़ लिया ठीक है, ठीक है, 90% मैंने पढ़ लिया, उसी को बार बार रिवाइज करना है। सोचना कम है, डेली नहीं सोचना कि यार आज मैंने पढ़ा फिर तीसरे दिन फिर नई स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, कोई नई वीडियो आ गई उसको फॉलो करूँगा, ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस मोर। जितने भी टॉपर हैं, जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है, सब ने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, वही बुक फॉलो किए हैं, तो आपको बस भरोसा रखना है जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे मेहनत करनी है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अपना खुद का मतलब टाइम टेबल बनाना है।
अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मतलब वीक टॉपिक है, जो भी आपके स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही सेम फॉलो करना है, 3 घंटे ही मैथ को देना है। मैंने बस एक आइडिया दिया था। नो पोर्न, नो मास्टरबेशन, ये चीज़ें मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से डेडिकेटेड नहीं हो पाओगे अपने गोल के लिए। तो जो भी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको स्किप करनी है, क्योंकि यूथ हो तो ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा नो कॉन्फ्लिक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आप किसी भी रिलेशन में हो, ठीक है, या आप घर में जैसे कोई भी काम है, या कभी कभी ऐसा होता है गुस्सा आ गया, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि जिससे आप पढ़ाई में मतलब अच्छा अपना मतलब रूटीन फॉलो ना कर पाओ। मतलब कि आप किसी से लड़ लिए, या अपने दोस्त से, या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी चीज़ें ना, ये चीज़ें आप मत करना। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दुख देंगी ये, ठीक है। आपके माइंड जब एग्ज़ाम दोगे तो आपके माइंड में वही चीज़ें चलेंगी। अगर आपने मेहनत भी करी ना तो 10 नंबर स्कोर डाउन पहुँच जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हंसी खुशी पढ़ना है, 21 दिन की जर्नी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल खुशी खुशी बितानी है, ठीक है। इसके अलावा कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, शाम को दोस्तों से गप्पे मार रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो कंफर्ट जोन में मज़े से। ये कंफर्ट जोन छोड़ देना। अगर शाम के टाइम अगर पहले 2-2 घंटे या 1-1 घंटे अपने दोस्तों को देते थे, या जो भी आप करते थे, तो एक टाइम के लिए, 1 महीने के लिए रोक देना। अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अलग अलग, ठीक है, तो अपने हिसाब से ये सभी चीज़ें रोक देना, ठीक है। इसके अलावा हेल्थी फूड, ये बहुत मैटर करेगा। हेल्थी फूड आपको खाना है, इससे फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मॉक के टाइम पे बोतल जरूर रखनी है पानी की, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, कम से कम 8 बोतल, या जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। क्योंकि ये इसलिए भी बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ पढ़ के ज़्यादा हेल्थी हो गए होंगे, ठीक है, जिनका वेट भी ज़्यादा होगा। तो पानी से आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 महीने बाद फिजिकल भी होगा, तो आप एकदम से तो वेट नहीं लूज़ कर पाओगे। पर हाँ, अभी पानी पीते रहोगे बार बार ज़्यादा तो बैठे बैठे भी आपका वेट लूज़ हो जाएगा, ठीक है। पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये मैंने किया है। अब बात करते हैं डेली टारगेट्स की। अब मैंने इतना सब कुछ बता दिया, अब ये डेली टारगेट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या वीडियोस आएंगी जैसे यूट्यूब पर 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ की आई थी। तो आपकी जो वीडियोस तो नहीं आएंगी, क्योंकि अब मैं भी ट्रेनिंग पे जाऊँगा, तो वीडियोस तो मैं कह नहीं सकता बना भी पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। तो जो भी मतलब टारगेट होंगे, टारगेट ज़रूर दिए जाएंगे। जिस तरीके से मैंने सीजीएल मेन मतलब सीजीएल का रिवीजन भी मैंने टेलीग्राम पे ही किया था, 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ चलाई, फिर उसके बाद जो रिवीजन था वो हमने टेलीग्राम पे किया था। इसी तरीके से जो भी टारगेट्स दिए जाएंगे वो जॉब पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा इसी में आप चैट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे डाउट ग्रुप मिलेगा, योर एसएससी जर्नी कंपेनियन। यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी आपके पर्सनल डाउट है, पर रिप्लाई देखो बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, ठीक है, तो जेन्युइन डाउट ही पूछना, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरा स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा, मैं कैसे करूं, क्योंकि सभी चीज़ें मैं बता चुका, ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और जो भी दिक्कत है पूछना ज़रूर कमेंट में, ठीक है। इसी कमेंट सेक्शन में पूछना जो भी दिक्कत है, और बाकी मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो। ये सबसे बेस्ट मैंने स्ट्रैटेजी बता दी बिल्कुल खुल के, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। हालांकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, पर मैं यही सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार मैं अलग वीडियो ला रहा हूँ कि जीके कैसे करें 15 दिन में, या मैथ को कैसे करें। तो मेरी एक ही वीडियो होगी, यही लास्ट वीडियो है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। और जो भी चीज़ आपका मतलब जो भी डाउट है, सभी के सॉल्यूशन इसी में है। जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डाउट लग रहा है कि मेरा तो स्कोर सीपीओ में 80 आ रहा है, ठीक है, क्या मैं दिल्ली पुलिस, देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर मान लो 100 आ रहा है, अब वो जनरल कैटेगरी से हैं। अब मैं कह दूँ जिसका 100 आ रहा है वो छोड़ दो तैयारी। अब मान लो जनरल कैटेगरी से उनका 100 आ रहा है, उनको डीपीएसआई चाहिए 160, तो उनका तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। पर जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका तो एग्ज़ाम निकल सकता है ना। तो मैं किसी को ऐसा नहीं कर सकता किसी का 100 आ रहा है तो छोड़ दो, किसी ये कर दो। मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत करो, ठीक है। खाली मतलब अगर छोड़ भी दोगे तो करोगे क्या, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है। मेहनत करनी है, ठीक है, तो मेहनत करोगे तो यही चीज़ें आपको नेक्स्ट टाइम फ़ायदा देंगी, ठीक है। तो जैसे हम भी कई बार सीडीएस का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, कभी एसएसबी, कभी एफकेट का दिया, ठीक है, तो इन चीज़ों में ऐसा नहीं है कि हम फेल नहीं रहे, तो फेल रहे तो उनका फ़ायदा मिला आगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सीपीओ की वही स्पेशल तैयारी नहीं की, जितनी भी तैयारी थी मेरी पहले की तैयारी थी, उसी से मैंने बस डायरेक्ट मॉक टेस्ट से सीजीएल सीपीओ सभी एग्ज़ाम क्लियर किए, चाहे वो डीपीएचसीएम और एडब्ल्यू, सभी एग्ज़ाम उसी की मेहनत से क्लियर किए हैं। तो आप जितनी अभी मेहनत कर लोगे वो आगे भी काम आएगी, तो मेहनत से नहीं डरना, बस करते जाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और बस इतना ही कहना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।